ए की तरफ जाते हैं। 46 ए क्या बोलता है? 46 ए कहता है नोटिस टू गार्निशी। अब ये गार्निशी जो बंदा है ना, ये डेटर का डेटर है। देखो क्या होता है ना, जजमेंट डेटर होता है, समझ के लेने वाली बात है, यहां से समझोगे तो आराम से तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। डेटर का मतलब क्या होता है कि जजमेंट डेटर है ना, जजमेंट डेटर बोलता है मेरे को दूसरे जजमेंट डेटर से पैसा लेने का है। यानी ये तो खुद कर्जा बाजारी है, लेकिन इसका कर्जा बाजारी कौन? इसका डेटर। अगर अभी देखो कैसे होता है ना, एक बात समझने वाली है। गार्निशी का मतलब यही है कि थर्ड पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये तीसरा पर्सन होता है, इसका इससे लेना देना नहीं होता। लेकिन जब जजमेंट डेटर होता है, जिसके खिलाफ डिक्री आई होती है, वो बोलता है कि मेरे को भी किसी और से पैसे लेने के, बोलता है हाँ आपको किसी और से पैसे लेने, हाँ भाई किसी और से लेने हैं। तो कौन है वो? गार्निशी है। कौन है? डेटर का डेटर। यानी कि मैं एक कर्जा बाजारी हूं, लेकिन मेरे साथ जो कर्जा बाजारी है जिसको मैंने पैसे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल मैं जजमेंट डेटर हूं, मैंने फारा को पैसे दिए हैं। अब फारा क्या करेगी कि मेरे को पैसे भरने होंगे तो मैं पैसे नहीं भरूंगी, मेरी जगह पे फारा पैसे भरेगी। उसे कहते हैं गार्निशी। अब तो क्लियर हुआ डेटर का डेटर। चलो, यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, कोई भी डेप्ट रहता है, कोई भी कर्जा किया रहता है, जिसको अपन बोलते हैं ना कि बैंक में हम लोग लोन लेने के लिए मॉर्गेज करते हैं प्रॉपर्टी को, यानी कि गिरवी जिसे कहते हैं। तो जब हम कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं ना, तो 46 में क्या होता है ना, नोटिस इशू होता है कि क्या होता है, जजमेंट डेटर को बोला जाता है कि तू यहीं पे मामला खत्म करना चाहता है कि हम गार्निशी को नोटिस भेजें। तो ये अगर जजमेंट डेटर कहता है कि हाँ भाई आप गार्निशी को नोटिस भेज दो, तो डिक्री होल्डर ये एप्लीकेशन लगाता है कि आप गार्निशी को बुला लीजिए, जजमेंट डेटर को पैसे नहीं देना है, जजमेंट डेटर को डेटर से पैसे लेना है, तो आप उनसे मुझे पैसे दिलवा दीजिए। तो जिसके लिए क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन एफिडेविट देना पड़ता है। किसे? गार्निशी को, कि मैं पैसे भरूंगा, जजमेंट डेटर से पैसे लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब गार्निशी पे कर देता है वो जो भी अमाउंट रहता है कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन का, तो उसको क्या करना पड़ता है, जो भी डिक्री अमाउंट है, जो भी पैसा भरना है, उसको पूरा का पूरा पैसा किसको देना पड़ेगा? डिक्री होल्डर को देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? गार्निशी को देना होगा। गार्निशी कौन है? डेटर का डेटर। क्लियर? यहीं पे अपनी समाप्ति हो जाती है। ये 46 ए, यानी कि गार्निशी को नोटिस भेजा जाएगा कि तू कोर्ट में आ जा, पैसे भर, या तू कोर्ट के बाहर पैसे भरता है तो हमें राइटिंग में लिख के दे दे कि हाँ हमारा बाहर सेटलमेंट हो गया है, डिक्री होल्डर ने हमसे बाहर पैसे ले लिए। 46 बी क्या बोलता है? ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी। अब गार्निशी को कोर्ट बुला रही है, भैया तू आ, पैसे भर, क्योंकि जजमेंट डेटर कह रहा है कि तू पैसे भरने वाला है। कौन कह रहा है? जजमेंट डेटर। क्या कह रहा है? गार्निशी पैसे भरेगा। और गार्निशी क्या कर रहा है? नहीं आ रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? शो कॉज नोटिस निकालेगी, तू आता है क्या नहीं आता है, नहीं तो हम क्या करेंगे, तेरे खिलाफ डिक्री कर देंगे, तेरे खिलाफ डिक्री का ऑर्डर कर देंगे। फिर हम इस जजमेंट डेटर नहीं, क्योंकि जजमेंट डेटर बोलता है कि हमें गार्निशी से पैसा लेना है, तो क्या करेगी कोर्ट? गार्निशी के अगेंस्ट डिक्री ऑर्डर का ऑर्डर कर देगी। ठीक है? क्यों? कोर्ट ने प्यार से बुलाया। किसे बुलाया? गार्निशी को बुलाया। क्यों बुलाया? जजमेंट डेटर ने कोर्ट से कहा था कि सर मेरा जो डेटर है जिससे मुझे पैसे लेने हैं वो आके देगा। कोर्ट क्या करेगी? शो कॉज नोटिस निकालेगी। अंडरलाइन करो, शो कॉज इन आंसर टू द नोटिस। आपके बैरक में देखो, सामने सामने मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा है। चलो, ट्रायल ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। अब ट्रायल ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन क्या है? गार्निशी बोलता है मेरे को तो पैसा देने का ही नहीं है, मैं क्यों दूं, मेरे को नहीं देने का है। या फिर कहीं पर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर कोई बात आ जाती है। तो ट्रायल में अगर कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का मतलब है जब केस चलते हुए कोई डिस्प्यूट हो जाए कि अरे इसका सवाल क्या होएगा, अरे इसका जवाब क्या देना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन नेसेसरी है कोर्ट को डिटरमाइन करने के लिए, कोर्ट को बताने के लिए। तो कौन पैसा भरने वाला है? देखो 46 ए में क्या कर रहा है कोर्ट? गार्निशी को नोटिस निकालता है कि आके पैसा भर। फिर गार्निशी ने चालाक लोमड़ी है, वो बोलता है सर आपके पास तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, उतना पैसा भर ही नहीं सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहिए। फिर वो क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा? सबॉर्डिनेट कोर्ट से करेगा कि भैया तू इतना नहीं इससे इतना पैसा ले, क्योंकि अगर जो फर्स्ट इंस्टेंट कोर्ट है वो 5 लाख रुपए ही ले सकती है, 5 लाख की ही वो एग्जीक्यूशन करवा सकती है, तो छठे लाख के लिए क्या करना पड़ेगा?
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहेगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन है कि भाई हाँ इतना पैसा ये ले सकता है, अब इसके पास जाके भरो। ये जरूरी क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रायल के टाइम पर समझ में आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ 46C? हाँ शिवानी, मैंने क्या कहा 46C में? मैम वो जो ट्रायल कोर्ट है वो उसका एग्जीक्यूशन करवा सकती है, ट्रायल कोर्ट एग्जीक्यूशन जो करवा फर्स्ट सकती है, इंस्टेंस लेकिन कोर्ट। हाँ तो लेकिन डिस्प्यूट क्या था, झगड़ा क्या था जिसके वजह मैम से डिस्प्यूट ये था कि कौन पैसा भरेगा। हाँ तो उसने क्या बोला, गार्निशी ने क्या बोला, मैं तो पैसा नहीं भरूंगा। आपको मैं बता दूं कि यस मैम। गार्निशी कौन होता है। यस गार्निशी मैम, तो डेटर का ये। डेटर होता है, कर्जा बाजारी का जो दूसरे यस कर्जेदार। मैम। यानी कि डेटर ने बोला कि मैंने तो सामने वाले को पैसा दिया, मैं नहीं पैसा भरूंगा, वो सामने वाला पैसा भरेगा, उसको बोलते हैं डेटर का डेटर। क्लियर हुआ ये बात? यस आप मैम। नहीं आए थे तब यस तक, मैम। इसीलिए मैंने कहा फिर से बता देती हूँ आपको। ठीक है, प्रोसीजर वे डेट यस बिलोंग्स टू मैम। थर्ड पर्सन। अभी थर्ड पर्सन कौन कौन सा पर्सन है जिसको कोर्ट भी जानती नहीं है, जैसे हमें भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। अब ना ही ये गार्निशी है, ये थर्ड पर्सन है जिसका कोई जानकारी नहीं है। अब क्या हुआ ना, जजमेंट डेटर ने कोर्ट से कह दिया कि सर ये थर्ड पर्सन जो है ये पैसा भरेगा। तो कोर्ट क्या करेगा, थर्ड पर्सन को नोटिस निकाल के बुलाएगा, बोलेगा तू आजा ना, आजा हम तेरे से पूछते हैं। फिर थर्ड पर्सन से पूछेगा, उसकी एग्जामिनेशन करेगा, उसकी विटनेस लेगा, उससे पूछेगा कि भैया तू जजमेंट डेटर को कैसे पहचानता है, हम क्यों तेरे को अलाउ करें इसको पैसा देने के लिए। तो ये वो थर्ड पर्सन होता है जिसका क्लेम, वो अगर उसने बोल दिया ना कि सर आप चिंता ना करें, हम लोग ये जो थर्ड पर्सन है इसने प्रॉपर्टी के, उसका प्रॉपर्टी भी उसकी है, चार्ज भी उस प्रॉपर्टी पे उसका है, तो कोर्ट में थर्ड पर्सन अपीयर आके कहता है कि हाँ सर मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी, प्रूफ हो गया वो कि ये थर्ड पर्सन भी पैसा भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेकर। थर्ड पर्सन ऑल्सो कैन पे। ठीक है, क्यों जजमेंट डेटर ने ये कोर्ट से कहा कि थर्ड पर्सन पैसा भरेगा। ठीक है, 46E कहता है ऑर्डर एज रिगार्ड्स टू थर्ड मैम पर्सन। थर्ड पर्सन एग्री करेगा तब ना। हाँ थर्ड पर्सन को तो बुलाएगा ना कोर्ट, एग्री क्यों कैसे करेगा, थर्ड पर्सन को कोर्ट बुलाएगा और ये कहेगा कि हाँ, थर्ड पर्सन से कोर्ट ये कहेगा कि भाई देखो जजमेंट डेटर मेरे पास आया है और वो ये कह रहा है कि आप उसका पैसा भरोगे। तो थर्ड पर्सन उसको बुलाएगी, उसकी एग्जामिनेशन करेगी, उससे पूछताछ करेगी, ऐसे थोड़ी बिलीव करेगी कोर्ट। थर्ड पर्सन कोई भी एरा गैरा नट्टू मैम। गैरा उठ के बोलेगा क्या? हाँ मैम बाद में थर्ड पर्सन वो रिकवर कर सकता है अमाउंट हाँ कर जजमेंट सकता है, डेटर से। हाँ कर सकता है ना, वो उनकी आपस की ये है, आपस की अंडरस्टैंडिंग है। यस मैम। क्योंकि अभी प्रॉपर्टी उसमें किसके पास कोर्ट है, मैम नहीं थर्ड आएगी पर्सन के ना। पास है। हाँ उसमें मैम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। नहीं नहीं, कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं, कोर्ट को पैसे से मतलब है कि कोर्ट अगर बोलती है तुम मेरे को पैसा दे दो, मैं डिक्री होल्डर को पैसा देता हूँ, तुम जाके कुछ भी करो। लेकिन अगर थर्ड पर्सन इस बात यस पे मैम। मान इनकार कर देता है कि नहीं मेरे को तो पैसा देने के लिए बनता ही नहीं है, फिर जजमेंट डेटर को मार देगी कोर्ट इस पे। तो इस पे जजमेंट डेटर अटक जाएगा ना, कि अगर थर्ड पर्सन बोलता है कि मेरे को पैसा देने के लिए बनता ही नहीं है, मैं क्यों दूं, मेरी प्रॉपर्टी है, ये झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट फिर इसके ही अगेंस्ट ऑर्डर कर देगी ना जजमेंट डेटर के खिलाफ। यस समझे? मैम। 46F बोलता है यस मैम। पेमेंट बाय गार्निशी टू बी वैलिड डिस्चार्ज। अब गार्निशी आया और क्या किया, पैसे कोर्ट में भर दिए। क्यों 46A, हमने 46A में देखा ना कि नोटिस दिया जाता है गार्निशी को, आप आए पैसे भरे, जजमेंट डेटर कहता है कि आप उसके डेटर है, आप पैसा भरोगे। तो क्या करेगा, गार्निशी आएगा, पैसा भरेगा, और कौन वैलिड डिस्चार्ज किसका हो जाएगा, जजमेंट डेटर का वैलिड डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वैलिड डिस्चार्ज किसका हो जाएगा, जजमेंट डेटर का। लिख के ले लो 46F में, जजमेंट डेटर वैलिड डिस्चार्ज इसके लिए होगा क्योंकि गार्निशी कोर्ट में आके पैसा भर के जाएगा। ठीक है, और वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। समझो बात के? समझा 46F का क्या कहा मैंने? जी मैम। यस मैम। मतलब मैम जब 46 गार्निशी पैसा भर देगा तो जजमेंट डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा, वैलिड डिस्चार्ज हो जाएगा। वैलिड डिस्चार्ज हो जाएगा, ये बोलता है 46F। बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, एकदम ये कि जैसे कॉमन भाषा में जैसे आपको समझ में आए। अब कॉस्ट, 46G बोलता है कॉस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। अभी जो भी कॉस्ट होती है ना, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि कितना कॉस्ट भरने के लिए लगाना है। हमने देखा ना 46A में नोटिस निकालती है गार्निशी को कि आओ पैसा भरो, तो उसका कॉस्ट भी तो भरना पड़ेगा ना डिक्री होल्डर को।
वो आके कॉस्ट भरेगा, अगर कॉस्ट भरने के बाद वो आता है, भर देता है, बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है। अब 46H क्या बोलता है कि हमने बी से लेके सी ई तक जो भी देखा ना, ये सारे के सारे में अपील हो सकती है। ये सारे के सारों में अपील होती है, ये सारे अपीलेबल ऑर्डर्स है। कि अगर समझो गार्निशी पैसा नहीं भरता, अपील में जाएंगे। थर्ड पार्टी पैसा नहीं भरता, अपील में जाएंगे। जजमेंट डेटर पैसा नहीं भरता, अपील में जाएंगे। हमारे खिलाफ डिक्री हुई है, अपील में जाएंगे। तो ये जो भी हमने पढ़ा ये सारे अपीलेबल है, समझे? समझा ना? यस मैम। हाँ या ना तो बोलो। जी उस्मा होती मैम। है तो चिल्ला के बोलती है हाँ हाँ, समझा नहीं समझा। तो मुझे भी मैम मजा आता है पढ़ाने के लिए कि हाँ आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं। चलो 46I बोलता है एप्लीकेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब जो हमने ए से लेके एच तक पढ़ा, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, यानी कि इसमें चेक भी आ जाता है। क्या आ जाता है? चेक आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है? प्रॉमिसरी नोट आ जाता है। तीसरा क्या आता है? कोई मुझे बताएगा? आप में से किसी को पता है? मैम चेक बिल ऑफ होता है। एक्सचेंज। वेरी गुड, बिल ऑफ एक्सचेंज। परफेक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या आता है? बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रॉमिसरी नोट आता है, और क्या आता है? चेक आता और है। चेक। तो इस चीजों को भी कोर्ट ले सकती है कि चेक दे देना, प्रॉमिसरी नोट दे देना, या कुछ और दे देना, चलेगा। तो एप्लीकेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी अलाउ किया जाता है, सिर्फ यही नहीं। ठीक है। चलो 47 पे आते हैं। अब अटैचमेंट टू मूवेबल्स। अब है ना, हम लोगों को प्रॉपर्टी जो अटैच की जाती है ना, उसका थोड़ा सा मैंने आपको व्यू चेंज करके दिया है यहाँ पे। पहले देखते हैं कि अटैचमेंट ऑफ मूवेबल की बात क्या बोलता है। शेयर इन मूवेबल की बात बोला जा रहा है। ठीक है ना? देखो, आप सामने देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा शेयर इन मूवेबल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी को अटैच करना है जिसमें शेयर है, कंसिस्ट ऑफ क्या है? शेयर है। शेयर, शेयर पता है क्या होता है आपको? क्या होता है शेयर? मैम पार्टीशन। किसी का इंटरेस्ट, बंटवारा। किसी का इंटरेस्ट। हाँ। उसमें। तो जेडी इन मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर ओनर, द अटैच शैल बी मेड टू द नोटिस टू द जजमेंट द प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम ट्रांसफर। अब देखो क्या होता है। मेरी प्रॉपर्टी है जिसमें फरा जो है को ओनर है, यानी हम दोनों ने मिल बांट के एक प्रॉपर्टी ली है। ठीक है। अब मैंने एक फरा को कान में बता दिया कि फरा मेरे खिलाफ कोर्ट ऑर्डर हुआ है, तू प्रॉपर्टी बेच देना। लेकिन कोर्ट भी बहुत शानी है। कोर्ट क्या कहती है? फारा को भी रेस्ट्रेन करती है। फारा तुम भी ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती हो, आप ना ही ये प्रॉपर्टी में डील कर सकती हो, ना ही इस प्रॉपर्टी को आप शेयर कर सकती हो या ट्रांसफर कर सकती हो। क्यों? क्योंकि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी अटैच करने वाले हैं, अब इसमें कोर्ट ट्रांसफर करेगी। तो फारा भी नहीं बेच सकती, ना ही ट्रांसफर कर सकती है, ना ही किसी को दे सकती है कि लोन पे ले लेना, पैसे दे देना। क्यों? ये प्रॉपर्टी अब कोर्ट के जब्ती में आ गई है, कोर्ट ने ले ली ये प्रॉपर्टी। तो को ओनर कौन हुआ? मेरे साथ जिसने प्रॉपर्टी ली है। तो को ओनर भी इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। क्यों? कोर्ट अपनी मोहर लगा चुकी है, कोर्ट ने कह दिया है कि ये प्रॉपर्टी अब कोर्ट की है, ना फारा बेच सकती है ना मैं बेच सकती हूँ। समझे आप? 47। यस चलिए, मैम। मैम। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको ये एक टाइप्स दिखाती हूँ कि प्रॉपर्टीज जिसकी अटैचमेंट एंड सेल एग्जीक्यूशन होती है। प्रॉपर्टी विच कैन बी अटैच, कौन सी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की जा सकती है? ठीक है। ये आपके बैरक में नहीं है, अपने बैरक में ढूंढना मत स्टार्ट करना। यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देखिए, देख पा रहे हैं ना? मैं हम ढूंढ रहे जूम थे। करूं? हमने समझ लिया कि आप लोग ढूंढते होंगे, इसलिए हमने पहले से ही बता दिया कि अपने बैरक में मत ढूंढिएगा। ये आपके स्क्रीन पे देखिए, आपको सामने सामने दिखता होगा। प्रॉपर्टी विच कैन बी अटैच। 9 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है जिसको अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री करवाया जा सकता है। ठीक है। 9 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि कौन सी 9 टाइप है। जैसे 9 कन्याएं होती है ना, हमारे हिंदू में कैसे होता है आपको पता है ना, माता जी के व्रत आते हैं तो 9 माताओं की पूजा होती है, तो यहाँ पे 9 प्रॉपर्टीज है। तो शायद जब एग्जाम में आपको याद आएगा कि जब प्री पॉइंट ऑफ व्यू पे ये क्वेश्चन आ जाएगा
कि अरे मैम ने बोला था कि 9 कन्याएं होती है तो 9 प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। तो पहले है लैंड, है ना, जमीन जिसको कहते हैं, उसको अटैच किया जा सकता है। ठीक है, आप 47 के बाजू में भी लिख के रख सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है घर और बिल्डिंग। ठीक है, घर और बिल्डिंग। तीसरा होता है गुड्स। गुड्स में क्या होता है, सोना हो सकता है ना, गुड्स होते हैं ना सोने में, या फिर कुछ और मैम गुड्स। 47 में मूवेबल है ना? क्या क्या क्या? मैम 47 मूवेबल है ना ओनली? हाँ, दो मूवेबल है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, मूवेबल इमूवेबल दोनों बताऊंगी बेटा। यहाँ पर मैं सिर्फ ठीक आपको है। ये बता रही हूँ कि 9 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को कोर्ट अटैच करवा सकती है। ठीक है, 47 के यस बाजू मैम। में आप लिखते जाओ, मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे चल के आपको यही सब है। ठीक ठीक है है, मैम। हाँ, लैंड लिखा, घर लिखा, बिल्डिंग लिखा, गुड्स लिखा, चौथा लिखो मनी एंड बैंक नोट्स। पैसे और बैंक के नोट्स, बैंक नोट्स यानी पैसे ही होते हैं। ठीक है, बैंक नोट्स में जैसे प्रोमिसरी नोट आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, चेक आ गया, इसे बैंक नोट्स कहते हैं। ठीक है, पांचवा है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट। अब छठा क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट के पास अपन कुछ शेयर वेयर लेके बैठे हैं, कुछ बॉन्ड है, कुछ पैसा है गवर्नमेंट का हमारे पास, वो। सातवां आता है डेप्स। आठवां आता है कॉरपोरेशन, शेयर इन कॉरपोरेशन, अगर आपके कॉरपोरेशन में कुछ शेयर्स लिए हैं आपने, वो। ठीक है, अब नाइन्थ क्या बोलता है। हाँ हाँ, मैम शेयर मार्केट वाले शेयर से या दूसरे हाँ वाले? शेयर एंड कॉर्पोरेशन, हाँ 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 हाँ, आपने कॉर्पोरेशन के कोई शेयर्स लिए हुए हैं ना, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, जिसे सेल किया जा सकता है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, जजमेंट डेटर को बिलोंग भी कर सकती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ओवर, एक मिनट, हाँ, over which he was disposing power which he can exercise for his own benefit। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो कोर्ट है वो सेलेबल प्रॉपर्टी जिसको सेल किया जा सकता है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, जो जजमेंट डेटर की हो सकती है, और जजमेंट डेटर उसको ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी बिकने वाली है उसको पहले से ही बिकवा दे, तो ये प्रॉपर्टीज को वो अटैच कर सकती है। ठीक है, देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है कि दैट द प्रॉपर्टी नॉट बिलोंगिंग टू जजमेंट डेटर बट आल्सो इज डिस्पोजिंग ऑफ पावर ऑन इट। अभी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जजमेंट डेटर के पास प्रॉपर्टी है जो उसकी खुद की नहीं है। नॉट बिलोंगिंग का मतलब होता है यानी उसकी खुद की नहीं है, पर उसको ये है कि एक हम एजेंट बना देते हैं ना किसी को, कि ये ठीक है मैं नहीं हूं, तो मेरे पीछे ये प्रॉपर्टी तो सेल कर देना। जजमेंट डेटर यहाँ पे एजेंट बना हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी नहीं है लेकिन किसी ने उसको प्रॉपर्टी दी हुई है कि ठीक है तू मेरी जगह पे बेच देना। ठीक है, समझा ये बात? तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज आती है? मैम जजमेंट डेटर दूसरे की प्रॉपर्टी बेचेगा? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी खुद की कैसे नहीं है मैम? लेकिन उसके पास पोजेशन में है। यानी जैसे एजेंट कैसे होता है, मैं नहीं हूं घर पे, हाँ, मतलब मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह पे शिवानी आप मेरी प्रॉपर्टी बेच देना, मैं ना इंडिया से बाहर जा रही हूँ, अभी मैं तो इंडिया से बाहर चली गई, प्रॉपर्टी आपको दे गई, उसमें का जो भी शेयर रहेगा आपसे मैं ले लूंगी, मुझे पैसों से मतलब है, आप प्रॉपर्टी से कुछ भी करिए। ओके। ठीक है, प्रॉपर्टी तो मेरी नहीं है ना, प्रॉपर्टी तो आपकी है ना, आप तो मुझे देख के गई हो ना कि भले बेच देना। समझी? यस नहीं मैम। समझी? मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब अपना सुनो, डेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी क्यों बेचेगा? अपना कंप्लीट करने के लिए अभी देखो दूसरे की प्रॉपर्टी भी बेचती जा सकती है। देखो अभी आपने देखा है कि जो जिसके सर पे बाल नहीं होते उसको कंघी नहीं बेचते हो क्या?
कंघा वाला नहीं बेचता है क्या? अरे तेरे टकले पे बाल नहीं है लेकिन कंघी बेचना है। तो यहाँ पर देखो, यस मैम। मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है, मैंने आपसे कहा शिवानी मैं तो चली ससुराल, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी मैं तुमको दे जा रही हूँ, मेरे ससुराल वालों के मालूम पड़ा कि मेरे पास प्रॉपर्टी है तो साले खा जाएंगे, इससे अच्छा तुम ले लो और जो पैसा मिलने वाला होगा इस प्रॉपर्टी को बेच के मुझे दे देना, ठीक है। प्रॉपर्टी किसकी ओके है? आपकी है या मेरी है? किसकी है? मेरी। अरे मेरी है ना, मैं तो आपको प्रॉपर्टी देख के जा रही हूँ ना, यस मैम। मेरी प्रॉपर्टी तो है ना, मैम वो मेरी। अपना मैं अपना डेट थोड़ी मैम ना शिवानी, कंप्लीट किया मैम, वो तो मतलब ये मैंने लोग आप कब्जे में लिख कैसे? के आपको दे दिया। देखो मैंने, भले भले भले, मैं तो यहाँ नहीं हूं ना, मैं तो चली ससुराल, ठीक है। यस मैम। तो मैं ससुराल में हूँ, तुम पीछे मेरी प्रॉपर्टी बेच के उसमें से पैसे निकाल रही हो, समझो। तुमने उसमें से 50 लाख रुपए कमाए और मुझे बोले 10 लाख रुपए ही मिले, तुमने मुझे 10 लाख रुपए दे दिया और बाकी का खुद के जेब में डाल दिया, किससे पता यस चलता है? मैम। समझा? हम्म। क्योंकि तुम तो मेरी एजेंट हो ना, तुम तो मेरी एजेंट हो, मैं तो हूं नहीं। तो यस मैम। मैंने तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी दे के रखी थी कि ठीक है भेज देना, जो मिलता है मुझे दे देना। मैं तो विश्वास में चल रही हूँ ना कि आप मुझे जो मिल रहा है वो ही दे रही हो। अभी जमाना बदल गया, वो अलग बात है, ठीक यस है। मैम। चल, अब यहाँ पे सैलरी अटैचमेंट की बात शुरू करेंगे, यहां से हम लोग नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा वो 48 होगा, सैलरी और अलाउंसेस ऑफ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। इसको याद कैसे करना है? सैलरी किसे किसे आती है? गवर्नमेंट सर्वेंट को आती है, जो गवर्नमेंट के नौकर होते हैं उसे आती है, हाँ बिल्कुल आती है। जो रेलवे में होते हैं उसे आती है, हाँ बिल्कुल आती है। जो लोकल अथॉरिटी होते हैं वो उसे आती है, हाँ आती है। तो सैलरी कैसे, अभी आपको पता है क्या सैलरी क्या होती है? वेतन जिसे कहते हैं ना, सैलरी, वेतन सुना होगा आप लोगों ने, पगार, सैलरी, वेतन, ये यस 3 शब्द कॉमन है। अब यहां से मैं आपको दिखा दूं कि ऐसे पर्टिकुलर्स होते हैं जिसकी अटैचमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, जिसकी अटैचमेंट नहीं हो सकती। तो हम लोग अंडर 60 और 61 को लेकर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सैलरी के बारे में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि कौन सी चीजों को अटैच नहीं कर सकती कोर्ट। तो कौन सी चीजों को नहीं कर सकती? अगर आपने मंगल सूत्र पहना हुआ है, वेरी गुड एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ मंगल सूत्र का, तो मंगल सूत्र उतार के कोर्ट बोलेगी क्या मुझे दे दो, उसको अटैच करेगी क्या कोर्ट? नहीं नहीं। करेगी। क्यों? मेरी मेरी सुहाग की निशानी मैं क्यों दूं, ठीक है। कुकिंग वेसल्स यानी मेरा कुकर, समझो कुकर है, घर में कढ़ाई है, थाली है, चम्मच है, उसको अटैच करेगी क्या वो कोर्ट? नहीं करेगी, उसको नहीं कर सकती। पलंग और बेड्स है, उसको करेगी क्या? नहीं करेगी। पलंग को अटैचमेंट करके देगी क्या? उसकी मैम वाइफ को अगर अटैच चांदी के करेगी क्या? ऊपर हो तो? अरे यार, तेरा दिमाग है ना चांदी का मैम चांदी का मैंने नहीं सुना यार इस बारे में, चांदी के उसमें कुकर खाना के कौन बारे में। बनाएगा मैम रोज रोज? कोई नहीं बनाता चांदी का कुकर, कुछ भी बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी वाइफ को अटैच कर सकती है क्या? किसी बच्चों को अटैच कर सकती है या पर्सनल ऑर्नामेंट्स कर सकती है क्या? चांदी भी नहीं कर सकती, देखो पर्सनल ऑर्नामेंट्स में उसमें आ गया। या रिलीजियस यूसेज जैसे कि कुरान हो गया, उसको अटैच कर सकती है क्या? हमारी गीता हो गई, उन्हें अटैच कर सकती है क्या? बाइबल को अटैच कर सकती है? कैन नॉट बी पार्टेड विद एनी वुमन, यानी किसी वुमन को भी अटैच नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें का कोर्ट अटैचमेंट नहीं कर सकती। ये ए पार्ट में आपको बता दिया मैंने। बी पार्ट में किससे अटैचमेंट नहीं कर सकती? टूल्स ऑफ आर्टिजन्स। अब इसको क्या कहते हैं, आपको हिंदी में क्या क्या बोला जाएगा यार आर्टिजन्स को? हिंदी वर्ड पता है क्या क्या होगा आर्टिजन्स का? मैम शिल्पी लिखा हुआ है इसमें, शिल्पी। शिल्पी।
मतलब देखो जो नहीं क्या ऐसे रहता है, क्या किसान बोलते हैं, वगैरह किसान खेतों में वगैरह के वो पास होता है ना वो खोदने का, है ना। हमें एक्स के, हम लोग हैमर कहते हैं, एक्स कहते हैं, या समझो पेंट ब्रश हो गया, या ड्रिल मैम मशीन होती है ना, जस्ट लाइक ड्रिल जिसको कारीगर, ड्रिल किया जाता कारीगर है। से काम नहीं करते हैं। हाँ 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 हाँ, वही 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 बराबर, आर्टिसंस वो होते हैं। और जहां पर भी जजमेंट डेटर इन एन एग्रीकल्चरिस्ट है तो उससे नहीं किया जा सकता। एनिमल हस्बेंड्री, कैटल, सी ग्रेन, या कोई भी कोर्ट की नजर में ऐसा हो कि लाइवलीहुड है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिसे नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट उसको अंडर सेक्शन 61 सीपीसी के साथ में लिख दो। आप ये सारी चीजें अंडर सेक्शन 61 के साथ में पढ़ी जाती है, जिसमें क्या क्या आता है, एग्रीकल्चरिस्ट आता है, हस्बेंड्री आता है, कैटल आता है, सी ग्रीन आता है। 61 भी हो गया आपका यहीं कहीं पढ़ के। अब यहां से हमारी सैलरी स्टार्ट होती है। अलॉटमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंसेस ऑफ अ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सैलरी को कोर्ट कैसे दिलवाएगी और कितनी सैलरी को अटैच करवाया जा सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन सुना है, सुना ही होगा। रेस्टिट्यूशन सुना है, सुना ही होगा। 125 सीआरपीसी सुना है, सुना ही होगा। डाइवोर्स पिटीशन सुना है, सुना ही होगा। म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स सुना है, सुना ही होगा। ये सारी के सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको अगर बता दी, तो अगर इनमें से कोई भी सैलरी को अटैच करवाना है कोर्ट को, तो कोर्ट कितनी सैलरी अटैच कराएगी यार, कोर्ट की मर्जी चलती है क्या। जहां पर सैलरी 1000 रुपए तक की है तो उसका 2/3, 2/3 जिसको बोलते हैं हम लोग ने, उसको जो जज है अटैच करवाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जजमेंट डेटर की सैलरी है 19,000 रुपए। ठीक है, कितनी है, 19,000 रुपए। तो 19,000 रुपए से में उसका जो फर्स्ट 1,000 रुपया होगा उसको अटैच नहीं किया जा सकता, यानी कितनी की अटैचमेंट के ऊपर होगी, 18,000 के अटैचमेंट पे होगी। क्योंकि पहले कोर्ट ने कहा ना कि 1,000 रुपए की छूट होगी, आपकी सैलरी 50,000 रुपया होने दीजिए, तो आपको कितना, 49,000 पे आपको सैलरी के ऊपर अटैचमेंट होगी। पहला 1,000 रुपया कोर्ट ने छोड़ दिया, तो 18,000 का 2/3 जो होगा वो होगा 12,000 रुपया। ठीक है, तो 12,000 रुपए की टोटल सैलरी को आपका अटैचमेंट होगा। ठीक है, कितने की, 12 की होगी, 12,000 सैलरी की आपकी अटैचमेंट होगी। ठीक है, यानी कि 19,000 नहीं होगा अटैचमेंट, कितना हो रहा है, 12,000 रुपए की अटैचमेंट हो रही है। समझे, चलो, थैंक गॉड समझ में आया, क्योंकि यहां से ही हमारा मेन चालू होगा। इसमें एम मैम जितनी प्रभुदास, भी सैलरी हो उसका 1,000 छोड़ के और जितना होगा उसका 2/3। 2/3, वेरी वेरी गुड, बढ़िया, समझे आप। ठीक है, अभी यहाँ पे यस एम मैम। प्रभुदास एंड अनदर वर्सेस यू वेंकटेना रमना एंड अनदर 2011 का केस है, जिसमें सैलरी को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता था। क्यों, क्योंकि अटैचमेंट करना था। सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगाया रहेगा मेंटेनेंस को लेकर, कि देखो बीवी क्या बोलती है, शादी तो कर ली लेकिन पैसा तो मांगता है, शादी नहीं चलेगी, पैसा तो चाहिए ना, लाइफस्टाइल तो चाहिए ना। तो यहाँ पर नो फर्दर अटैचमेंट कैन बी मेड दैट वेरी डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्रीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स। अब यहाँ पर हमने सीखा था कि डिक्री के बाद आपको अटैचमेंट कितने पीरियड में करवानी होती है। 12 साल हमने देखा था, 1 साल हमने वहां देखा था। लेकिन जब मेंटेनेंस की डिग्री की बारी आ रही है तो देखो 12 मंथ्स की बात की गई है, कैन बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स। जब मेंटेनेंस की बात आ रही है तो 12 महीने के बाद भी हम लोग मेंटेनेंस की अटैचमेंट यानी सैलरी को अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, 1/3 2/3 समझे आप, क्लियर हुआ 1/3 2/3। चलो फिर अब हम आते हैं हमारे सेक्शन पे, चलो चलो चलो, चलो, मजा आ रहा है।
चलो 48 क्या बोलता है? अटैचमेंट ऑफ सैलरी। यस हाँ हाँ, मैम। कुछ शिवानी कुछ बोलना था आपको? अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंसेस ऑफ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रेलवे कंपनी और नो लोकल मैम, मैंने अथॉरिटी। यस मैम बोला, बस मजा आ हाँ रहा है। हाँ, मैं समझ गई बच्चा, समझ गई। चलिए, जहां पर सैलरी की बात की जाए, जहां पे प्रॉपर्टी को, सैलरी को, अलाउंस को अटैच करना है किसी भी रेलवे कंपनी का, किसी भी लोकल अथॉरिटी का, तो जो भी सर्वेंट कॉरपोरेशन में है, ठीक है, जिसे हिंदी में कल मुझे क्या बताया था, इसने, फरा आपने क्या बताया था, उसको क्या बोलते हैं? नगर पालिका मैम। हाँ नगर पालिका। हाँ, नगर पालिका, परफेक्ट। तो नगर पालिका वालों की प्रॉपर्टी को एंगेज करवाना है, तो जो भी, देखो वैसे तो यहाँ पर सेक्शन 617 कंपनीज एक्ट के बारे में आपको बताया गया है। जो देखो, कंपनी एक्ट का कोई भी संबंध कॉरपोरेशन से नहीं आता है, लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए कि कंपनीज एक्ट, वैसे देखो अभी हम 1956 की देख रहे हैं यहाँ पर। अब तो आपको कब पता ही है कि कंपनीज एक्ट 2013 की भी आ चुकी है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इन चीजों को लेकर, लेकिन हम पढ़ यस रहे मैम। हैं इतना पुराना लॉ, तो उसी को पकड़ के चलेंगे हम लोग। तो जब कोई भी ऐसी बात होती है जहां पर डिसबर्स करना है, डिसबर्स का मतलब क्या होना है कि अगर जो सैलरी है, आपको पता है ना डिसबर्समेंट होता है, सैलरी का डिसबर्समेंट होता है कि लास्ट में कटवट मार के आपको इतना सैलरी हाथ में आती है, पीएफ में जाता है, फिर बहुत सारी चीजें होती है, कटिंग होती है, पता नहीं क्या क्या क्या। तो जो भी ऑर्डर होता है इस प्रोविजन के अंदर, मंथली इंस्टॉलमेंट होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, आपके मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी होते हैं, आपको पेमेंट दिया जाता है इंस्टॉलमेंट पे कि ठीक है, जैसे हमारी बाइयां क्या करती है पता है ना आपको, कि थोड़ा सा एडवांस दे दो ना, तो मंथली अलाउंस का मतलब उसमें एडवांस भी दिया जा सकता है, हो सकता है। तो इन चीजों के लिए जो गवर्नमेंट होती है नोटिफिकेशन निकालती है अपने ऑफिशियल गैजेट में, उसके अकॉर्डिंग ही इनको अपना डिसबर्समेंट करके उन ऑफिसर की सैलरी निकलती है, और सैलरी के बाद में उनकी अटैचमेंट होती है। समझे? क्लॉज 1 क्लियर? चलो, सब क्लॉज ए में आते हैं। Where such salary or allowance are to be disbursed, the local limits to which the court is being extended, the officer or other person whose duties to disburse shall hold the remit to the court amount due to under the code and monthly allowance as the case may be। अब इसमें क्या होता है, जहां पर सैलरी और अलाउंस को डिसबर्स करवाना होता है, देखो क्या होता है ना, कोर्ट एक ऑर्डर करती है फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट या फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो बहुत सारे लॉयर्स को ना इधर सैलरी के ऊपर कंफ्यूजन ही हो जाता है कि कब से पकड़ना है, ऑर्डर क्या बोलता है। तो आपको कोर्ट का ऑर्डर समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि मंथली अलाउंस को डिसबर्स कैसे करना है, किस तरीके से अटैचमेंट करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट, देखो हर महीने तो पैसा लेके जाना ही पड़ता है ना, वरना हम लोगों को जेल भेजा जाता है, पता है आपको ये बात। तो जहां पर सैलरी और अलाउंस की डिसबर्समेंट की बात आती है, तो जो ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटी होती है डिसबर्स करने के लिए, तो वो डिसबर्स करेगा, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रेमिट करेगा, कि जैसे टाइम टू टाइम उस बात की डिसबर्समेंट हो, और जो अमाउंट जिस तरीके से सैलरी देनी चाहिए सामने वाले को, उसको उतनी सैलरी मिले। इसलिए तो सैलरी अटैच की जा रही है, इसलिए तो सैलरी की अटैचमेंट की जा रही है, जैसे सामने वाले को उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, ये सारा का सारा यही है, इसको एक बार रीड करना। आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि सैलरी का क्या है। प्राइवेट एम्प्लॉयज 48A को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 49 पे आ जाओ। ये भी सेम ही है 48 और 48A, लेकिन 48A को नहीं पढ़ने की जरूरत है, 49 पे आ जाओ। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोले तो कौन सी प्रॉपर्टी? यहां पर फर्म के लिए अटैचमेंट होती है क्या? देखो, पार्टनरशिप वो पार्टनर्स होते हैं तो जो और चार मिलके एक बिजनेस करते हैं, है ना। जैसे मैंने, विक्की ने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, दो जनों ने मिलकर। अब विक्की ने क्या बोला कि मैं तो सिर्फ उतना ही पैसा भरूंगा जितना मुझे प्रॉफिट आता है। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ना, जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की है, ठीक है, जो फर्म के लिए है, फर्म की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि विक्की की अपनी प्रॉपर्टी और विक्की अपनी प्रॉपर्टी को अटैच करने बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है,
फर्म की प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। तो सेव एज प्रोवाइडेड क्या बोलता है, ये रूल ये कहता है कि प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पार्टनरशिप शल नॉट बी अटैच। ठीक है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता है अदर देन अ डिक्री पास्ट द फर्म अगेंस्ट द पार्टनर्स इन सच फर्म। यानी फर्म की अटैचमेंट हो सकती है, पार्टनर्स की अटैचमेंट होगी क्या, पार्टनरशिप की अटैचमेंट होगी क्या, जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप बिलोंगिंग टू पार्टनरशिप है उसकी अटैचमेंट होगी क्या। तो कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगाता है होल्डर। कौन सा होल्डर बोला जा रहा है यहाँ पे, डिक्री होल्डर की बात की जा रही है। सब क्लॉज 2 में लिखो कि एप्लीकेशन कौन लगाएगा, डिक्री होल्डर लगाएगा। ठीक है, अगेंस्ट अ पार्टनर of a decree against a partner, making an order charging interest of such partner in the partnership property. The profits with the payment of the amount due under the decree may the subsequent order appoint a receiver to the share। अभी देखो क्या होता है ना, पार्टनरशिप की बिजनेस ऐसे होती है, क्या प्रॉफिट आने वाला है, क्या लॉस आने वाला है, किसको कितना। देखो हर पार्टनर जो होता है अपना शेयर लेता है। मैंने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपया, तो मैं 10,000 जितना ही प्रॉफिट लूंगी। विक्की ने 50 लाख रुपया किया है, तो विक्की का जो प्रॉफिट होगा वो मेरे से भी बड़ा होगा, क्योंकि उसने 50 लाख रुपया किया है, मैंने सिर्फ 10,000 रुपया किया है। तो इन सब चीजों की जानकारी निकालने के लिए कोर्ट क्या अपॉइंट करती है, रिसीवर अपॉइंट